हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 को। पिछले वीडियो में भी हम एक्सरसाइज 3.5 को ही पढ़ रहे थे और भाई पिछले वीडियो में हमने इसका प्रश्न नंबर 3 तक हल किया था। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में कुल मिलाकर 5 खंड हैं। भाई भाषा वाले सवाल हैं, जहां पर पहले क्या करना होगा, आपको भाषा पढ़नी है और वहां से समीकरण बनाने हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको बनाने हैं समीकरण और भाई फिर क्या करना है, आपको वज्र गुणन विधि से उन समीकरणों को हल करना है। ठीक है, तो भाई अभी तक हम समीकरण हल करने की ना 3 विधियां यहां तक पढ़ चुके हैं। जो हमारी बीजगणितीय विधियां हैं वो भाई 3 विधियां हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली विधि थी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी हमने पढ़ी विलोपन विधि और भाई तीसरी विधि अभी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में वज्र गुणन विधि। ठीक है भाई, तो ये हमने पढ़ी थी प्रश्नावली 3.3 में, ये वाली पढ़ी है 3.4 में और भाई वज्र गुणन को हम पढ़ रहे हैं 3.5 में। तो 3.5 की शुरुआत में हमने आपको वज्र गुणन विधि पढ़ाई थी और भाई एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 3 तक हम लोगों ने हल किया था। तो अब हम प्रश्न नंबर 4 से यहां पर हल करने वाले हैं। तो अगर आपको भाई पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। अब भाई आ जाओ सीधा प्रश्न नंबर 4 पे। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर कह दिया है उसने कि भाई पहले तो आपको भाषा पढ़नी है, फिर उनसे बनाने हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, अगर उनके हल हैं तो आपको हल ज्ञात करना है किसी बीजगणितीय विधि से। ठीक है भाई, कह रहा है कि आपके पास मौका है, आप किसी भी बीजगणितीय विधि का प्रयोग कर सकते हो। अर्थात आप चाहे प्रतिस्थापन का प्रयोग करो, विलोपन का प्रयोग करो या भाई वज्र गुणन का प्रयोग करो। आपकी भाई जो मर्जी है, आप उस विधि से सवाल को हल कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम इसका ना पहला खंड पढ़ेंगे। भाई लिखा हुआ है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो भाई मान लो कोई हमारे पास हॉस्टल है, वहां पे भाई है क्या सिस्टम कि आपको रहने का खर्चा अलग देना है। तो भाई एक खर्चा तो फिक्स हो गया रहने का, वो तो आपको भाई देना ही देना है। फिर भाई कह रहा है कि एक खर्चा है पर डे भोजन का। ठीक है भाई, जितने दिन आप भोजन करेंगे आपको उतना खर्चा देना पड़ेगा, वो अलग से देना पड़ता है। और भाई रहने का फिक्स है कि आप चाहे रहो या ना रहो भाई, लेकिन आपको रहने का खर्चा फिक्स देना है। कह रहा है कोई विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है और भाई उससे कुल मिलाकर 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कोई हमारे पास विद्यार्थी है जिसने भाई 20 दिन वहाँ खाना खाया है और उसने कुल मिलाकर 1000 रुपये दिए हैं, खाना खाने का और वहाँ रहने का भी। कोई विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है और भाई उसने 1180 रुपये जो हैं वहाँ दिए हुए हैं। ठीक है भाई, तो अभी आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा नियत भाग है और जो पर डे का भोजन है, दोनों ना आपको अलग अलग ज्ञात करना है। तो भाई उसके लिए क्या करोगे, आप दोनों को ना अलग अलग मान लो। तो भाई यहां लिख लो आप, माना नियत भाग बराबर, जो भाई नियत भाग है उसे आप मान लो कि x रुपया है। नियत भाग को भाई मान के चलो ये आपका रहने का किराया है। भाई आप हॉस्टल में रहोगे तो भाई नियम होता है कि आपको रहने का किराया तो पूरा देना पड़ेगा। और भाई खाने का सिस्टम ये होता है कि मान लो आपने 8 दिन खाया तो भाई आपको 8 दिन का ही देना पड़ेगा, लेकिन भाई रहने का किराया आपको पूरे महीने का ही देना पड़ता है। तो नियत भाग हमने मान लिया x रुपया है। फिर भाई यहां लिखोगे प्रतिदिन
भोजन का खर्च, इसको भाई आप मान लो कि यह y रुपया है। तो भाई यहां पर दो चीजें थी, एक था नियत भाग, उसे हमने मान लिया x रुपया, और प्रतिदिन भोजन का खर्च उसे हमने मान लिया y रुपया। अब हमें यहां पर कंडीशन देखनी है, तो भाई पहली शर्त पे आ जाओ। अब पहली शर्त किसके बारे में है भाई? पहली शर्त है विद्यार्थी कोई ए है, ठीक है भाई। तो कोई हमारे पास विद्यार्थी है ए, तो भाई उसके बारे में कहा गया है कि उसने 20 दिन भोजन किया है, ठीक है, और भाई 1000 रुपये अदा किए हैं। तो भाई मोटी मोटी लैंग्वेज में हमने भाई लिख लिया कि उसने 20 दिन भोजन किया है और उसे 1000 रुपये देने पड़े हैं। तो भाई 1000 रुपये में ये नियत भाग भी होगा और ये पर डे भोजन का खर्चा दोनों ही होंगे, तब उसने 1000 रुपये पे किए हैं, और ये रहा है 20 दिन। तो भाई पहला समीकरण कैसे बनाओगे? रहने का खर्च तो x रुपया फिक्स है, ठीक है, तो ये तो भाई आपको देना ही पड़ेगा। खाना चाहे आप एक दिन भी ना खाओ, लेकिन ये वाला खर्चा आपको देना पड़ेगा। फिर हमने माना है कि अगर आप एक दिन खाना खाओगे तो आपको y रुपया देना पड़ेगा। ए ने क्या किया है कि 20 दिन खाना खाया है, एक दिन का y रुपया, तो 20 दिन का 20 y रुपया। तो x रुपया तो किराया हो गया, 20 y हो गया खाने का, और भाई कुल मिलाकर उससे रुपया पड़ा है 1000। तो विद्यार्थी ए वाला मामला क्लियर हो गया। अभी भाई आ जाओ सेकेंड शर्त पर, ठीक है। तो भाई सेकेंड शर्त में क्या है? यहां पर दूसरा विद्यार्थी आ जाता है भाई, तो ये है विद्यार्थी बी। अब भाई इसका क्या है? इसने 26 दिन किया है भोजन, और भाई 1180 रुपया इससे पड़े हैं। अब भाई इसका एक समीकरण बना लो, तो चाहे 26 दिन भोजन करे चाहे करे 20 दिन भोजन, ये वाला तो रुपया सबको देना है। जो x रुपए हैं वो तो भाई देने ही पड़ेंगे। अब एक दिन का भोजन है y रुपया, इसने किया है 26 दिन, तो यहां हो जाएगा 26 y रुपया। दोनों को जोड़ दो तो भाई कुल मिलाकर इसने 1180 रुपए वहां दिए हैं। तो भाई यहां पर क्या हुआ? हमारी दोनों ही शर्तें कंप्लीट हो गई। पहली बन गई x प्लस 20y बराबर 1000, भाई दूसरी बन गई x प्लस 26y बराबर 1180। अभी क्या करना है भाई? इन दोनों शर्तों को ना आपको हल करना है, और यहां हमें x और y के ना मान निकालने हैं। तो भाई सवाल में कह रहा था कि आप यहां पर कोई भी बीजगणितीय विधि का प्रयोग कर सकते हो। तो भाई कोई भी कह रहा है तो आप चाहो तो विलोपन का प्रयोग कर लो, x सीधे कट जाएगा और भाई आपका आंसर भी सीधे ही आ जाएगा। और भाई चाहो तो वज्र गुणन का प्रयोग कर लो। तो भाई यहां पर एक बात का ध्यान दो, अगर चीजें ना x यहां पहले से ही बराबर हैं तो आप यहां विलोपन का प्रयोग कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहां बराबर ना होता और भाई संख्याएं थोड़ी सी छोटी होती तो यहां हम वज्र गुणन का प्रयोग कर लेते, लेकिन भाई x बराबर है तो हम विलोपन का प्रयोग करेंगे। यहां पर भी x, यहां पर भी x, अर्थात भाई घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 से हम 2 ना घटा देंगे, या भाई चाहो तो 2 से 1 घटा लो, बात एक ही रहेगी घुमा फिरा के। तो भाई समीकरण 2 से 1 घटाने पर, तो भाई हम क्या करने वाले हैं कि समीकरण 2 से पहला वाला समीकरण घटा देंगे। इधर भाई घटा लो। अब भाई घटाने के लिए क्या होता है कि दोनों ही समीकरणों को ना आप बारी बारी से लिख लो। x प्लस 26y बराबर 1180, और भाई यहाँ है x प्लस 20y बराबर 1000। अगर आपको समीकरण घटाने हैं तो भाई क्या होता है, चिन्ह बदलने पड़ते हैं, प्लस का माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, x और x तो कैंसिल हो जाएंगे, 26y प्लस के 20y माइनस के। तो भाई क्या होगा, 26y हैं प्लस के 20y हैं माइनस के, तो यहाँ पे ना घटा दो तो आ जाएगा 6y। उधर देखो
1180 प्लस के हैं और 1000 है माइनस के। ठीक, तो अभी घटा दो वहां पे, तो भाई घटाओगे तो आ जाएगा 180। ठीक है, 6y का मान हो गया 180, तो y का मान क्या होगा 180/6। भाई यहाँ पे भाग कर दोगे तो आ जाएगा 30, अर्थात भाई y का मान आ गया 30। अब y का मान आप चाहो पहले वाले में रख लो और चाहो भाई रख लो दूसरे वाले में, क्योंकि भाई हमें x का मान निकालना है, सीधी सी बात है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई 1 में रख लो। अब एक क्या है, x + 20y = 1000, तो x + 20 और भाई y का मान है 30 और बराबर है 1000। तो x बराबर 20 और 30 गुणा हो जाएगी 600, तो माइनस के हो जाएंगे 600। तो भाई x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 400। अब यहाँ पे ध्यान दो कि आपने x माना क्या था, x था नियत भाग और y क्या था, y था पर डे का भोजन का खर्च। तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ भाषा में ना उत्तर लिखोगे। कैसे लिखोगे, लिखोगे नियत भाग बराबर 400 रुपया, क्योंकि भाई x का मान 400 आया है। फिर लिखोगे प्रतिदिन भोजन का खर्च बराबर 30 रुपया, अर्थात भाई 400 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, आप चाहे खाना खाओ या ना खाना खाओ। और अगर खाना खाओगे तो भाई आपको डेली का 30 रुपया अलग से देना पड़ेगा। अब भाई आ जाओ ना इसके दूसरे वाले खंड पर। कह रहा है कि एक भिन्न है जो कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, और हमें भाई वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो भाई देखो यहाँ पर ना 2 कंडीशन हमें पता है और भाई भिन्न वाला सवाल है। तो भाई भिन्न वाले में नियम क्या होता है, आपको सीधे भिन्न नहीं माननी पड़ती है भाई, हमें सीधे मानने होते हैं अंश और हर। जैसे ही आप अंश और हर मान लोगे आप भाई भिन्न निकाल सकते हो। तो यहाँ लिखोगे आप साफ साफ, माना भिन्न का अंश, अंश को भाई हम मान लेंगे x है। फिर लिख लो भिन्न का हर, अब जो हर है उसे हमने मान लिया y। अगर अंश x है हर y है तो भाई भिन्न क्या होगी, तो यहाँ लिखोगे आप भिन्न बराबर x/y। भाई अंश ऊपर हर नीचे, x/y हो गई हमारी भिन्न। अब भाई आ जाओ इसकी पहली वाली शर्त पे। तो भाई यहाँ लिख लो आप कि पहली शर्त में क्या है। भाई पहली शर्त में कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। केवल अंश से घटा रहा है, y में कोई मतलब नहीं है, हर में हमें कुछ नहीं करना है, केवल अंश में क्या करना है, 1 घटाना है। तो भाई पहले था x, अभी हो गया x - 1। हर को आप वैसे लिख दो, और भाई कह रहा है कि जो हमारी भिन्न है वह 1/3 हो जाती है, तो बराबर आप 1/3 कर दो। अभी क्या करोगे भाई, तिरछी गुणा, 3 से गुणा यहाँ, y से यहाँ, तो 3 से गुणा कराओ भाई क्या आ जाएगा 3x - 3 और बराबर y। 1 से गुणा होगी तो y हो जाएगा, y को ना आप इधर ले लो तो हो जाएगा 3x - y - 3 बराबर 0। ये भाई बन गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब भाई आ जाओ इसकी दूसरी वाली शर्त पर। भाई शर्तों का क्या है, अगर आप भाषा को एकदम ध्यान से पढ़ते हो तो भाई आप शर्त ना बड़े आराम से बना सकते हो। कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब की बार केवल हर में कह रहा है, अंश से कोई मतलब नहीं है, तो अंश को आप ऐसे लिख दो, हर में आप 8 जोड़ दो, तो कह रहा है कि वह 1/4 हो जाएगी। तो बराबर में हमने क्या किया, 1/4 कर दिया, 4 से गुणा करो, तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर y + 8। सब कुछ ना बाईं तरफ ले लो, पक्षांतर कर दो,
4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, और डाल दो यहां समीकरण नंबर 2। अब भाई दोनों ही समीकरण हमारे बन गए। दो शर्तें किताब में थी भाई, दोनों हमने पढ़ी और क्या किया भाई, दोनों से ही हमने समीकरण बना दिए। अब भाई समीकरण को आप ध्यान से देखो कि y और y बराबर हैं। आप चाहो तो यहां विलोपन का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन भाई एक सवाल हम विलोपन से लगा चुके हैं, तो अब की बार क्या करेंगे, अब की बार हम वज्र गुणन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपकी भाई जो मर्जी हो, आप उस विधि का प्रयोग यहां पर कर सकते हो। तो भाई वज्र कैसे लगाते हैं, तो एक बार फिर से देख लो भाई, दोबारा याद हो जाएगा आपको। x y और 1 लिख लो इस प्रकार से। x के साथ में y के गुणांक लिखने होते हैं। यहां पर भी -1 है और यहां पर भी -1 है, तो यहां -1, यहां -1। फिर उधर क्या लिखने होते हैं, उधर अचर लिखने होते हैं। -3 है, -8 है, तो यहां लिख दो -3 -8। y के साथ में x के गुणांक आएंगे 3 और 4, तो भाई यहां लिख दो 3 आ गया 4, और जो चीज इधर लिखी हुई है वही आप इधर भी लिख दो। ऐसे अगर आप बना लेते हो तो आप भाई वज्र गुणन का प्रयोग बड़े ही आराम से कर पाओगे। x अपॉन पहले ये वाली गुणा -1 -8 प्लस के 8, बीच में हमेशा माइनस लगाया जाता है। फिर ये गुणा, भाई ये गुणा हो जाएगी 3 माइनस माइनस प्लस बराबर y अपॉन पहले यहां गुणा 4 तियां -12, 1 माइनस बीच में, और यहां 8 तियां -24। अगर भाई बगल बगल 2 माइनस आ जाए तो पहले आप ब्रैकेट का यूज कर लो। फिर 1 बटे पहले ये वाली गुणा तो हो जाएगी -3, फिर माइनस, फिर भाई ये वाली गुणा -4। क्लियर। अब यहां पे आ जाओ, यहां हो जाएगा x अपॉन 5 इक्वल टू, यहां भाई क्या आ जाएगा y अपॉन -12 और माइनस माइनस प्लस के 24। यहां पे देख लो 1 अपॉन -3 और माइनस माइनस प्लस, एक लाइन और लिख लो तो हो जाएगा x अपॉन 5 इक्वल टू y अपॉन, यहां बचेंगे 12 और भाई यहां क्या बचेगा 1/1 अर्थात 1। तो सबसे पहले भाई इसको और इसको देख लो, तो यहां आ जाएगा x बराबर 5। फिर भाई अगर इसको इसको देखोगे तो यहां आ जाएगा y बराबर 12। तो भाई x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। भाई वज्र गुणन की यही खास बात है कि यहां दोनों ही मान एक साथ आ जाते हैं। आपको मान ना कहीं रखने नहीं पड़ते कि भाई समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, एक ही बार में हमें आंसर मिल जाते हैं। लेकिन भाई आंसर क्या है, आंसर है भिन्न पूछ रहा है, और भिन्न क्या है x अपॉन वाई। तो आप यहां लिख दोगे कि भाई जो भिन्न किताब में पूछ रहा था वो है x अपॉन वाई। तो x का मान है 5 और y का मान है 12। सो भाई वह भिन्न हो जाएगी 5/12। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं, भाषा पढ़नी है, समीकरण बनाने हैं, और भाई समीकरणों को आपकी जो मर्जी हो, जो आपको अच्छा लगे उस विधि का प्रयोग करो और सवाल लगा दो। अब भाई सीधा आ जाओ आप इसके तीसरे वाले खंड पे। कह रहा है कोई यश है, वो एक टेस्ट में ना 40 अंक अर्जित किए, जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती करी जाती है। तो भाई यश ने क्या किया है, कोई टेस्ट दे रहे हैं जिसमें भाई है क्या कि अगर आप सही सवाल करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर भाई आप कोई गलत सवाल कर दोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो भाई इस प्रकार अगर यश ने टेस्ट दिया है तो उसे 40 नंबर प्राप्त हुए हैं। फिर भाई कंडीशन बदल गई, अब की बार क्या है कि सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन भाई गलत करोगे तो 2 नंबर कट जाएंगे। तो भाई अगर ये वाली कंडीशन होती तो यश 50 अंक अर्जित करता, तो भाई उसके 50 नंबर आते। तो आपको ये बताना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो भाई इसमें है क्या, कुल मिलाकर 2 कंडीशन है कि अगर सवाल सही करोगे तो 3 नंबर देंगे, गलत करोगे तो 1 नंबर काट लेंगे।
तो भाई यस ने टेस्ट दिया, 40 नंबर आए। अगर उसी में सही पे 4 मिलते और गलत पे 2 कटते तो यस को 50 नंबर मिलते। तो भाई कह रहा है कि टेस्ट में कुल मिलाकर कितने प्रश्न थे। तो भाई आप यहां क्या करोगे, आप डायरेक्ट प्रश्नों को नहीं मान सकते हो कि भाई हाँ इतने प्रश्न थे, क्योंकि भाई यहां 2 चर बनाने पड़ते हैं, अर्थात आपको ना यहां 2 चीजें माननी पड़ेंगी। आप केवल एक चीज मानकर काम नहीं चला सकते हो। तो हम भाई यहां क्या करेंगे, मान लेंगे कि यस ने कितने सही प्रश्न किए हैं और कितने गलत प्रश्न किए हैं। तो भाई यहां लिख लो आप, माना यश ने सही किए प्रश्न बराबर x। तो भाई यश ने कुल मिलाकर x प्रश्न सही किए हैं, और भाई इसी बात को घुमा लो, यश ने गलत किए प्रश्न बराबर y। ठीक है भाई, तो हमने मान लिया कि उसने सही प्रश्न किए हैं x और गलत प्रश्न किए हैं y। तो अगर आपसे पूछ दे कि भाई कुल प्रश्न कितने हैं, तो भाई कुल प्रश्न हो जाएंगे x प्लस वाई। बस भाई बशर्ते बात यह है कि यश ने कोई सवाल छोड़ ना दिया हो। तो भाई सवाल में ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि उसने कोई सवाल छोड़े भी हैं। अगर उसने x प्रश्न सही किए हैं, y गलत किए हैं, तो कुल मिलाकर x प्लस वाई सवाल होंगे टेस्ट में। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ पहली शर्त पे। भाई यहां बहुत ध्यान देना है शर्तों पे। भाई पहली शर्त पे कह रहा है कि जो आप प्रश्न सही करोगे वहां आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो हमने अगर x प्रश्न सही किए हैं तो हमें 3x नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर गलत करोगे तो हर पे 1 नंबर कट जाएगा, और हमने y प्रश्न गलत किए हैं तो इसमें y नंबर घट जाएंगे। भाई 3 मिल रहा है एक प्रश्न पे, x किए तो 3x, ये नंबर आपको मिले हैं, लेकिन ये वाले नंबर आपके कट गए। कट गए का मतलब है आपको घटाना पड़ेगा। ये नंबर आपको मिले हैं और ये वाले नंबर आपके कट गए, क्योंकि आपने y प्रश्न गलत कर दिए हैं। इस वाली कंडीशन में यश को 40 अंक प्राप्त हो गए। आगे चलो भाई सेकंड शर्त पे आ जाओ। अब भाई है क्या, यहाँ पे शर्त डाल लेना कि ये पहली शर्त है और ये वाली भाई दूसरी शर्त है। दूसरी में कह रहा है कि इस बार सही प्रश्न पे हमें 4 नंबर मिलेंगे। यहाँ 3 मिल रहे थे, अब की बार भाई 4 मिलेंगे, तो यहाँ 4x हो जाएगा। लेकिन यहाँ 1 नंबर कट रहा था गलत पे, अब की बार 2 नंबर कटेगा, तो 2y नंबर कट जाएंगे। तब भाई यस को ना 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो भाई दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। पहले सही पे 3 मिले नंबर और गलत पे 1 कटे, तो भाई 3x माइनस वाई। दोबारा में सही पे 4 मिले लेकिन 2 नंबर कटे, तो 4x माइनस 2y बन गया समीकरण। अब भाई क्या करोगे, आपको ना ये वाला हल करना है। अब कैसे हल करते हो ये भाई आप पे डिपेंड करता है कि आप सवाल को कैसे लगाते हो। तो भाई एक सवाल में हम विलोपन का प्रयोग कर चुके हैं, एक में हमने वज्र का प्रयोग कर दिया है। तो भाई एक चाहो तो आप प्रतिस्थापन से लगा के देख लो, भाई पूरा रिवीजन हम एक में ही करा देंगे। ठीक है, तो ये वाला लगाएंगे हम प्रतिस्थापन से, देखिएगा कैसे। समीकरण फर्स्ट से, तो भाई पहले समीकरण को आप दोबारा लिख लो, 3x माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, अब 3x को ना आप उधर ले जाओ, तो यहां आ जाएगा माइनस वाई बराबर 40 माइनस 3x। अभी क्या करो, अगर यहाँ पे माइनस है और आपको माइनस गायब करना है मान लो, तो आप कैसे गायब करोगे, सामने वाली संख्याओं के ना आप चिन्ह बदल दो। 3x माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, 40 प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, और हमें यहां से y का मान पता चल गया। y का मान क्या है, 3x माइनस 40, जो कि हमने निकाला है समीकरण 1 से। तो क्या करोगे,
भाई निकाला 1 से है तो रखेंगे हम 2 में, तो यहां आप लिखोगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। अब भाई इसके लिए आप समीकरण सेकंड को ना दोबारा लिख लो, 4x माइनस 2y बराबर 50। तो यहां हो जाएगा 4x माइनस 2। अब जाई वहां y है तो y का मान 3x माइनस 40 रख दो, तो यहां हो जाएगा 3x माइनस 40 बराबर 50। 2 से यहां गुणा कर दो, तो यहां हो जाएगा 4x माइनस यहां कितना आ जाएगा 6x, और यहां माइनस माइनस प्लस, तो 80 बराबर 50। घटा दोगे तो यहां आएगा माइनस 2x, और यहां 50 माइनस 80, सो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 30/2। तो भाई x का मान क्या आ जाएगा 15 है। x का मान 15 आ गया। अब y का मान कैसे निकालोगे? तो भाई y का मान तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 3x माइनस 40 था y का मान हमारा, जहां x का मान आप 15 रख सकते हो, तो 3 गुणे 15 माइनस 40, तो y बराबर क्या आ जाएगा 45 माइनस 40, y का मान आ गया 5। अब भाई पूरे सवाल पे फिर से ध्यान दो, आपने सही प्रश्न माने थे x का मान आ गया 15, अर्थात भाई जो यश हैं उन्होंने 15 प्रश्न सही किए हैं, गलत किए हैं 5। भाई 15 प्रश्न सही किए हैं और गलत किए हैं 5। और भाई पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि टेस्ट में कुल प्रश्न कितने हैं, तो 15 प्लस 5, अर्थात भाई टेस्ट में कुल मिलाकर 20 प्रश्न थे, जिसमें भाई यश ने 15 सही किए और 5 गलत किए हैं। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 4 के चौथे वाले खंड पर। भाई ये सवाल काफ़ी अलग है उन सवालों से, तो भाई एकदम ध्यान देना है। कह रहा है कि एक राजमार्ग है, कोई हाईवे है भाई, वहाँ 2 स्थान हैं ए और बी, बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। तो भाई हमारे पास मान लो कोई हाईवे है, तो भाई वहाँ पर 2 स्थान हैं ए, और भाई मान लो ये स्थान है बी, ठीक है। 2 बार मान लेंगे क्योंकि भाई यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई 2 फिगर बनेंगे, और ये हमारी जो बीच की दूरी है ये भाई हो गई 100 km। सेम यहाँ पे लिख दो आप, ये दूरी हो गई 100 km, km फॉर किलोमीटर। अब कह रहा है km फॉर किलोमीटर, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया, 2 जगह सेम सेम चीजें बना ली, 2 स्थान हैं ए और बी, बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। तो भाई यहां से ना हम दोनों ही शर्तें पहले फिगर में बना लेंगे। कह रहा है कि एक कार ए से चलती है और एक कार चलती है बी से। कह रहा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो भाई पहली बात में क्या कह रहा है कि डायरेक्शन जो दिशा है वो सेम है, अर्थात कोई कार चलेगी ए से अगर इधर, तो बी से चलेगी इधर, ठीक है, उधर को चलना है। भाई डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, ए से हम चल रहे हैं बी की तरफ, तो बी वाला चल रहा है उधर की तरफ, सेम डायरेक्शन में। ये वाला भाई कुछ तेज चल रहा है, ये वाला कुछ धीमे चल रहा है, तो क्या होगा भाई आगे जाके मान लो कोई स्थान है सी, जहां पर बी वाला भी पहुंच गया और भाई ए वाला भी पहुंच गया, लेकिन भाई इस दौरान उसको 5 घंटा लग गया। 5 घंटे में क्या हुआ है कि ए वाला भी सी पर पहुंच गया और भाई बी वाला भी सी पर पहुंच गया। तो अब यहाँ ना पहले हम मान लेंगे और भाई यहाँ साथ में ही शर्तें बना देंगे, ठीक है, वरना भाई आप भूल जाओगे कि हमने किस शर्त में क्या कहा था। तो भाई होना क्या है, दोनों कारों की ना चाल मान ली है, तो हम कार के नाम ए और बी के हिसाब से रख लेंगे भाई, ताकि आप भूलो ना कि हम कौन सी कार की बात कर रहे हैं।
तो भाई हम मान लेंगे कार ए की चाल। भाई वैसे तो ए और बी स्थानों के नाम है, लेकिन हमने कार भी उसी हिसाब से नाम ली है ताकि भाई आपको याद रहे कि ये वाली कार ए से चलेगी। तो भाई मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे आप लिख सकते हो x km, और भाई प्रति का निशान बना दो और वहां h लिख दो। सेम माना कार बी की चाल बराबर यहां हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब डाल लो पहली शर्त, और भाई पहली शर्त का वो वाला फिगर बना रहे हैं हम लोग। हुआ क्या है, पहली शर्त में ए वाला जा रहा है सी की तरफ, बी वाला भी जा रहा है सी की तरफ। ठीक है, दोनों ही चल रहे हैं, ए की चाल ज़्यादा है और बी की चाल है कम। तो भाई बी वाला जो है वो सी तक 5 घंटे ले लेगा और ए वाला भी सी पर 5 घंटे में पहुंच जाएगा, तभी तो दोनों 5 घंटे बाद मिल जाते हैं। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, बस समझो सवाल हो जाएगा। भाई ए जो है कुछ दूरी तय करेगा, दूरी हो गई हमारी AC, दूरी हो गई हमारी AC। जो बी वाली कार है वो दूरी तय करेगी BC। ठीक है, तो अगर हम दोनों दूरियों को घटा दें, भाई इसने दूरी तय करी AC इतनी दूरी, इसने तय करी BC केवल इतनी दूरी, अगर हम दोनों दूरियों को घटा दें तो दूरी कितनी आ जाएगी 100 किलोमीटर, क्योंकि भाई हमें केवल एक ही दूरी मालूम है जो ए और बी के बीच की है, बाकी हमें AC और BC पता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, इसकी दूरी थी AC, इसकी दूरी है BC, अगर हम AC में से BC घटा देंगे तो भाई 100 आ जाएगा, अर्थात 5 घंटे में ए वाली कार ने 100 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय करी है। ठीक, अब आ जाओ जो आपने माना हुआ है, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटे में जाएंगे x किलोमीटर, और यहाँ दोनों ही कारें 5-5 घंटे चली हैं, अर्थात ए वाली जो कार है वो 5 घंटे में 5x किलोमीटर चली जाएगी और बी वाली 5y किलोमीटर। ठीक, और भाई घटाओगे तो 100 आना चाहिए, AC माइनस BC बराबर 100। सो यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 100। आप चाहो तो यहाँ 5 से भाग कर सकते हो, क्योंकि भाई सभी जो गिनतियाँ हैं वह 5 से कट जाएंगी, देखने पे ऐसा लग रहा है। सो x माइनस वाई बराबर 20 पंचे 100। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब आ जाओ दूसरी वाली शर्त पे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि वे विपरीत दिशाओं में चलें, अर्थात ए वाली चले इधर तो बी वाली चले इधर, तो क्या होगा, बीच में भाई कहीं पे आके मिल जाएंगी, आके मिल जाएंगी ना बीच में, और भाई अब की बार जल्दी मिल जाएंगी क्योंकि ऐसे चल रही है ना, तो जल्दी मिल जाएंगी। तो कह रहा है कि 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो यहाँ जो टाइम है वो है हमारा 1 घंटा। ध्यान देना, 1 घंटे में ये चलेगी AC दूरी AC, और ये चलेगी BC दूरी। अगर हम AC और BC को जोड़ दें तो भाई दूरी आ जाएगी 100 किलोमीटर। AC इतनी दूरी है, BC इतनी दूरी है, और भाई कुल मिलाकर दूरी थी 100 किलोमीटर। तो भाई इस पे आप बनाओगे सेकंड वाली शर्त। अब भाई शर्त क्या हो जाएगी, 1 घंटे में ये वाली कार चलेगी x किलोमीटर और ये वाली चलेगी y किलोमीटर। अगर भाई दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 100 किलोमीटर, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे लिखा हुआ है AC प्लस BC बराबर 100 किलोमीटर। ठीक, अब भाई क्या है, दोनों ही समीकरण मिल गए आपको, ढंग से देख लो, x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। इससे आसान समीकरण भाई आपको मिल नहीं पाएंगे कहीं पे। जहां पर आपको ऐसे समीकरण मिले तो भाई आप समझ जाओ कि आपको विलोपन विधि का प्रयोग करना है, और यहाँ पर समीकरण आप सीधे जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर भाई जोड़ दोगे
तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, जोड़ लो। यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20 और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ोगे तो y कैंसिल, 2x बराबर 100 और 20 120। तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 120/2 आ जाएगा 60। x का मान कितना आ गया, 60। अब भाई y का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इस बात को भाई आप नीचे लिखोगे, x का मान आप कहीं भी रख लो। अब भाई x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में रख लो, कहीं पर भी रख लो भाई, बात एक ही होती है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर भाई आगे लिख लेना, समीकरण 2 लिख लो। तो लिखा है x प्लस वाई बराबर 100, x का मान है 60, 60 प्लस वाई बराबर 100। तो भाई y बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 60, y का मान आ गया 40। अब भाई x का मान है 60 और y का मान है 40। हमने माना क्या था, कार एक की चाल x है। तो भाई यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, कार एक की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल हो गया, ठीक है। तो भाई इस प्रकार के जब भी सवाल आएंगे तो भाई आपको ना इस प्रकार से वहां भाई डायग्राम बनाना पड़ेगा कि ए और बी कहाँ है, सी कहाँ है, और भाई थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, तब जाके आप जान पाओगे कि भाई हमें यहाँ समीकरण बनाना किस प्रकार से है। तो भाई ये सवाल में ना ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो भाई इन पे ना आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भाई आप चलते हैं अगले सवाल पे। अब भाई आ जाओ इसके 5वें और आखिरी खंड पर। कह रहा है कि कोई आयत है, उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो भाई सबसे पहले तो आप जान लो कि भाई आयत के बारे में बात हो रही है। तो भाई आयत में ना 2 भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले ना आप दोनों को मान लो। तो भाई यहाँ लिखोगे, माना आयत की लंबाई बराबर, भाई मान लो x इकाई है, ठीक है। इसी प्रकार भाई आयत की चौड़ाई बराबर, इसे आप मान लो भाई y इकाई है, ठीक। अगर लंबाई है x इकाई, चौड़ाई है y इकाई, तो भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, भाई किसी को पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? भाई सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई हमेशा। तो भाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x गुणे वाई अर्थात एक्स वाई, और यहाँ पे लिख दो वर्ग इकाई। भाई मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। तो हमने लंबाई मान ली x, चौड़ाई मान ली y, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और भाई हमने जब गुणा करी तो आ गया एक्स वाई वर्ग इकाई, ठीक। अब यहां से ना आप पहली शर्त पे आ जाओ। तो भाई पढ़ो, पहली शर्त में क्या दिया हुआ है, कह रहा है अगर उसकी हम लंबाई जो है वो 5 इकाई कम कर दें। तो भाई अगर हम लंबाई को 5 कम कर देंगे तो वो हो जाएगी x माइनस 5। फिर कह रहा है कि चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। तो भाई चौड़ाई को अगर 3 बढ़ा दोगे तो वो हो जाएगी y प्लस 3, और अगर दोनों की आप गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा नया क्षेत्रफल। भाई पुराना तो था एक्स वाई, नया वाला है x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। अभी कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वह 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, अर्थात जो नया वाला है यह पुराने वाले से 9 कम है। तो भाई इस बात पे ना एक समीकरण बना लो, x माइनस 5 यहाँ हो जाएगा y प्लस 3, और एक तरफ लिख लो एक्स वाई, ठीक। ये वाला 9 कम है तो क्या करोगे, या तो यहाँ 9 जोड़ दो या भाई यहाँ 9 घटा दो, एक ही बात है।
तो यहाँ हम 9 जोड़े दे रहे हैं। यहाँ जरा गुणा कराओ, आ जाएगा xy प्लस 3x माइनस 5y और यहाँ 5 तियाँ 15 और प्लस 9 और बराबर xy सेम है, चिन्ह भी सेम है, कट जाएगा तो आ जाएगा 3x माइनस 5y और भाई यहाँ पर माइनस 6 बराबर 0। समीकरण 1 डाल दो, आ गया भाई समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ इसकी द्वितीय शर्त पे, बहुत ध्यान देना है इनकी शर्तों पे भाई। यहाँ पर भाई क्या हो रहा है कि सवाल थोड़े से बड़े हो जा रहे हैं। कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, इस बार भाई दोनों ही चीज़ें बढ़ानी है। लंबाई बढ़ानी है 3, तो भाई लंबाई हो जाएगी x प्लस 3 और भाई चौड़ाई को कह रहा है कि 2 बढ़ा दो, तो ये आ जाएगा हमारा नया क्षेत्रफल बराबर में। तो भाई नया क्या आ गया, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। तो कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये वाला जो है यह पुराने वाले से, ये वाला पुराना है, पुराने वाले से 67 ज़्यादा है। तो भाई इस बात पे ना समीकरण बना लो, x प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा y प्लस 2 और ये हमारा पहले वाला है, ये वाला 67 ज़्यादा है। तो क्या करोगे आप, यहाँ 67 घटा दो, गुणा कर लो भाई। xy प्लस 2x प्लस 3y और 3 दूना 6 माइनस 67 और बराबर xy। अब भाई क्या होगा, यहाँ पर भी xy कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y, यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा माइनस 61 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 डाल दो। अभी भाई क्या हुआ, आपको दोनों ही समीकरण प्राप्त हो गए, 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0 और वहाँ पर है 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। अब भाई क्या करोगे आप, चाहो विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्र, आप किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। तो हम यहाँ करने वाले हैं वज्र गुणन विधि का प्रयोग। तो यहाँ x, यहाँ y और यहाँ 1। x के साथ में हमेशा y के गुणांक आते हैं, यहाँ है -5 और यहाँ है 3, तो -5 और 3। फिर अचर आएंगे तो यहाँ है -6 और यहाँ है -61। y के साथ में हमेशा x के गुणांक, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 और 2 लिख दो और भाई ये वाली वैल्यू यहाँ आप उतार दो, तो -5 और यहाँ हो जाएगा 3। अब हल कर लो x बटा, पहले यहाँ गुणा कराओ, 61 पंचे माइनस माइनस प्लस, 61 पंचे 305 होते हैं, बीच में एक माइनस लगा दो, 6 -18। ठीक है भाई, अगर बगल बगल 2 माइनस आ जाएं तो आप ना पहले ब्रैकेट का यूज कर लिया करो। y में आ जाओ, -6 और 2 गुणा -12, फिर माइनस लगा लो, 61 तियाँ 183 होते हैं, वो भी माइनस के आ जाएंगे, माइनस और प्लस गुणा हो जाएगी ना, तो 1 बटा, यहाँ 3 तियाँ 9, माइनस लगा लो, 5 दूनी -10। क्लियर। अब यहाँ आ जाओ, x बटे यहाँ हो जाएगा 305 प्लस 18 बराबर y बटे यहाँ -12 प्लस 183 और यहाँ 1 बटा 9 प्लस 10। एक लाइन यहाँ पे और लिख लो, तो x बटे यहाँ हो जाएगा 323, y बटे यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा 171, यहाँ आ जाएगा 1/19। अब भाई यहाँ से आगे हल करना है, तो भाई यहाँ पर हम लिखे ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाई आप इस चीज़ को ना इसके नीचे लिखिएगा। पहले x और इसको ले लो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, x बटे 323 बराबर 1/19। तो भाई कैसे हल करोगे, x बराबर 323 और बटा 19, 19 एकम 19, कितने बचेंगे यहाँ पे 13, हो जाएंगे 133, 19 सत्ते 133, x का मान 17 आ गया। y को हल कर लो,
तो भाई y क्या है, y बटे 171 बटा बराबर 1/19। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 171 बटा 19। अब अगर भाई आपको 19 का पहाड़ा पता है तो भाई 9 बार जाएगा, 19 नामा 171, y का मान आ गया 9। अब भाई आपको x और y के मान पता चल गए, ठीक है भाई, ध्यान से नोट कीजिएगा। तो लंबाई हमने मानी थी x जो कि आ गई है 17, तो लिखोगे आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज है 3.5 खत्म होती है।